गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी का स्वागत है निधि मैम के धमाकेदार बायोलॉजी क्लास में। तो फटाफट से क्या करना है, आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली और बाबू जानू सोना सबको कर देना है शेयर। फटाफट से क्लास में जुड़ जाना और बता देना है कैसे है आप लोग, की हाल चाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा। एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप लोगों की क्लासेस 7 की जगह 7:30 बजे शुरू हुआ, उसके लिए माफी चाहते हैं ना। देखो हम अपना नाम पहले ही गड़बड़ रख दिए, 11th वाले बच्चे तो हमको गड़बड़ मैम ही बोल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि मेरा एकलौता ऐसा क्लास नहीं है जिसमें कौनो गड़बड़ ना हो। कोई ना कोई गड़बड़ हर क्लास में हो ही जाता है। तो इस वजह से आपकी क्लासेस 7:30 हो गई है और कुछ दिनों तक आपकी क्लासेस 7:30 पर ही मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम मेकअप कर रही थी, नेचुरल ब्यूटी बेटा, नेचुरल ब्यूटी है ना। निधि मैम मेकअप नहीं करती, मेकअप करती तो फिर हम ऐश्वर्या राय ना लगते। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। सभी लोग हमें लग रहा है तैयार हो चुके हैं, सभी लोग तैयार हैं। और आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे युग्मनज से भ्रूण का निर्माण। अब कुछ बच्चों के लिए बड़ा नया नया शब्द है, आगे बच्चे सोच रहे हो क्या मैम क्या मतलब है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। युग्मनज से भ्रूण मतलब कहना क्या चाहती हैं आप, तो ध्यान से समझो। हमने आपको कराया, क्या कराया मेरे दोस्त, आ जाओ देखा जाए क्या कराया था निधि मैम ने। तो निधि मैम ने आपको कराया था कि संतान का निर्माण, जितने भी मनुष्य हैं, पहले मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 7 करोड़ वाला क्या भैया, लैंगिक जनन, है ना। तो तुम लोग जीत चुके हो 7 करोड़, फटाफट से मेरे अकाउंट में डाल दो। चलो, मनुष्य में कौन सा जनन होता है मेरे दोस्त, तो आपका जवाब है लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन का मतलब क्या है, बोलो बोलो, लैंगिक जनन का मतलब क्या है, तो आपका जवाब होगा लैंगिक जनन का मतलब है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसी को कहा जाता है लैंगिक जनन। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लैंगिक जनन। तो सिंपल सा, मनुष्य, इसमें लैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलकर संतान उत्पन्न करना। ठीक है, बोलो बोलो, यहां तक मेरा बात आपको समझ में आ गया? जी मैम जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम आराम से बोलिए, क्या दिक्कत आ रहा है? ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हमको बोल दीजिएगा। ठीक है, आवाज आप तक क्लियर पहुंच रहा है, हाँ या ना? फटाफट से एक बार हमको पहले ये बता दो। जी मैम, जी मैम, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग कि क्या मेरी आवाज आप तक एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर पहुंच रहा है। लगभग हमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस मैम। ठीक है, यस मैम, यस मैम, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ो फिर, आओ भैया देखा जाए आगे आपके लिए क्या है। तो हमने कहा कि संतान का निर्माण तब होता है, जितने भी मनुष्य हैं उनमें संतान का निर्माण कब होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। नर युग्मक को क्या कहा जाता, कौन बता सकता है? क्या कोई बब्बर शेर है या बब्बर शेरनी है जिसको जवाब पता है? कौन बताएगा, कौन है वो, कौन है वो, बताओ जल्दी से, कौन बोलेगा? नर युग्मक किसे कहते हैं? आपका पहला सवाल, नर युग्मक किसे कहा जाता है? ठीक है, नर युग्मक कहते हैं किसको? सही जवाब शुक्राणु को। ठीक है, नर युग्मक किसे कहा जाता, तो आपका जवाब है शुक्राणु, और ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं। अगला सवाल, मादा युग्मक किसको कहा जाएगा? मादा युग्मक हम किसे कहेंगे, ये कौन बता सकता है? इसका जवाब कौन देगा? सबसे पहले जवाब आ चुका रूबी कुमारी ओवम, बहुत बढ़िया रूबी, बहुत अच्छे। ठीक है, बिहार शरीफ का आ चुका अंडाणु, बहुत अच्छा जवाब है, मादा युग्मक अंडाणु को कहा जाता है। और चलो इतना बता दिए तुम लोग, है ना, तुम लोग तेज बच्चे, तो जरा ये बताओ कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं,
नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? वो है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उसी से बताओ जरा, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अंकित कुमार का जवाब आ चुका निषेचन, कुंदन का जवाब आ चुका निषेचन। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? निषेचन, निषेचन कहलाएगा। और जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा? जब निषेचन होगा यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? कौन बताएगा? अब इसका भी जवाब दो भैया। आज हम ना पढ़ाने वाले, आज तुम लोग पढ़ाओगे हमको। आज हम केवल सवाल पूछेंगे, ठीक है? समझ लो, तन्नी देर के लिए हमारा याददाश्त चला गया। हमको कुछ नहीं आता, अब सब तुमको आता है, तुम लोगों को हमको बताना है, ठीक है? ठीक है, चलो यहां तक बताओ। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनाएंगे? एक बच्चा बोल रहा भ्रूण। जितेंद्र, कुटा जाओगे, पहले ही भ्रूण बन जाएगा जी। गलत ना, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो बनेगा युग्मनज। कितनी बार बता चुके हैं? 80 बार बोल चुके कि नर और मादा युग्मक मिलकर के एक द्विगुणित संरचना, कैसी संरचना? द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा युग्मनज, ठीक है? युग्मनज कहते। और युग्मनज आगे चलकर अपने अंदर वृद्धि करके क्या बनाता है? युग्मनज आगे चलकर अपने अंदर वृद्धि करके क्या बनाता है? इसका जवाब कौन दे सकता? कौन दे सकता है? तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा। क्या रहा? कि युग्मनज आगे चलकर अपने अंदर वृद्धि और विकास करके निर्माण करता है भ्रूण का। किसका निर्माण करता है मेरे दोस्त? भ्रूण का निर्माण करता है। और ये पूरा चार्ट जिस बच्चे को समझ में आ गया, बस हो गया। अरे आज की क्लास में क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ना है कि युग्मनज आखिर भ्रूण कैसे बना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। बस आज इन सवालों का जवाब हमें और आपको मिलकर ढूंढना है, ठीक है? यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि युग्मनज कैसे बना, लेकिन ये युग्मनज भ्रूण कैसे बनाया, ये आज हमको पता करना है। तो अपने अंदर का, ठीक है, सीआईडी है ना, सीआईडी में जो प्रद्युम्न है उसकी आत्मा निकालो और कहो कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो आज वही चेक करना है कि क्या गड़बड़ है कि युग्मनज से भ्रूण बन गया है, युग्मनज से भ्रूण बन गया, ये कौन सा गड़बड़ हुआ है? तो आओ देखा जाए जरा, तो आ जाओ देखा जाए। तो सबसे पहले समझो, मनुष्य में संतान निर्माण की प्रक्रिया को जैविक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम भगवान जी ने बायोलॉजी क्यों बनाया? आखिर हमको क्यों पढ़ना है कि कैसे संतान बना, कैसे युग्मनज बना, कैसे भ्रूण बना? मैडम जी हमको काहे लिए पढ़ना है? तो मेरे दोस्त पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा निर्माण कैसे हुआ, हमारे कलुआ कलुई कैसे होंगे, अगर ये बात तुमको नहीं पता रहेगा तो आगे चल करना बहुत परेशानी होने वाला है। और अगर आपको इसका ज्ञान है तो किसी भी गलत रास्ते पे आप कभी नहीं भटक सकते। समझे? बोलो बोलो, समझे ना? तो मनुष्य में संतान निर्माण की प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। यह प्रक्रिया नर और मादा जनन तंत्र के सहयोग से होता है। याद रखना, संतान का निर्माण नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के सहयोग, दोनों का मदद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि नर जनन तंत्र नर युग्मक बनाता है और मादा जनन तंत्र क्या बनाएगा? मादा युग्मक का निर्माण करेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ कि युग्मनज से भ्रूण बन गया। युग्मनज से भ्रूण बन गया आखिर कैसे? तो देखो, सबसे पहला चीज, एक एक स्टेप देखने वाले, एक एक स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? युग्मक जनन, है ना? सबसे पहला स्टेप क्या है? युग्मक जनन। यानी युग्मक जनन का मतलब कौन बताएगा? युग्मक जनन का मतलब
कौन बताएगा? तो आपका जवाब है युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का बनना। ठीक है, युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का बनना। नर के शरीर में नर युग्मक बनता है, मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु कहलाएगा और मादा युग्मक अंडाणु कहलाएगा। तो सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, जैसे शादी होता है ना, समझो ध्यान से। ठीक है, शादी कराना है तो पहले लड़का पैदा होगा, फिर लड़की पैदा होगी, फिर दोनों को मिलाया जाएगा, फिर ब्याह होगा। ये ना होता है जी, वो ऐसे याद रखना है। पहले युग्मक बनेगा, यानी इसमें लिखेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का बनाएगा तो ये बनाएगा नर युग्मक। नर युग्मक किसको कहते हैं? तो आपका जवाब होगा शुक्राणु। शुक्राणु। अब दूसरे पर आ जाओ। नर जनन तंत्र के बाद है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या बनाएगा? तो आपका जवाब होगा मादा युग्मक। मादा युग्मक, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। तो पहला स्टेप है युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक बन चुका, युग्मक बन चुका। अब दूसरा स्टेप, ठीक है, युग्मक बनने के बाद क्या होगा? युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक बनने के पश्चात क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपका जवाब है युग्मक स्थानांतरण। अब जानते हैं युग्मक स्थानांतरण क्या है? ठीक है, अब जानेंगे युग्मक स्थानांतरण क्या है। तो युग्मक स्थानांतरण का मतलब है युग्मक को मिलाना। नर के शरीर में नर युग्मक बन चुका, मादा के शरीर में मादा युग्मक बन चुका। यहां तक समझ में आ गया? नर के शरीर में नर युग्मक, मादा के शरीर में मादा युग्मक, ये बन चुका। अब दोनों बन चुके तो दोनों को एक दूसरे के पास भी तो लाना पड़ेगा ना, तभी ना दोनों मिलेंगे, संतान बनाएंगे। तो भैया संतान बनाने के लिए हमको दोनों को पास में न लाना पड़ेगा। तो देखो दोनों को एक दूसरे के पास कैसे लाया जाए। नर युग्मक होता है इस तरह से टेडपोल के आकार का, और मादा युग्मक होती है गोल। ठीक है, नर युग्मक चल सकता है लेकिन मादा युग्मक नहीं चल सकती है, याद रखिएगा। नर युग्मक गतिशील होता है, इसमें चलने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन मादा युग्मक गतिशील नहीं होती, ये चल नहीं सकती। ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया। तो बताओ कौन जाएगा? कौन जाएगा दूसरे के पास? हमने पहले ही बोला लड़कियों में बड़ा एटीट्यूड होता है ना, लड़कियों में बहुत एटीट्यूड होता है। वो कभी भी किसी के पास नहीं जाती, वो कहती है आना हो तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, लड़कियों का सिंपल है भैया। लेकिन बेचारे लड़के, ये जो हमारा नर युग्मक है, ये कहेगा छोड़ो, ये तो डाइन है, ये तो कलुई है, ये तो हमारे लगे नहीं आने वाली, हम ही को इसके पास जाना होगा। तो हमारा जो शुक्राणु होता है ना, वो महिला के शरीर में अंडाणु के पास जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। दोनों में अंडाणु नहीं जाएगा, वो चल नहीं सकता। चल कौन सकता है? शुक्राणु चल सकता है। काहे चल सकता है? इसके पास पूंछ है ना, ये टेडपोल के आकार का है, ये गतिशील है, इसीलिए ये नर के शरीर से कहां निकल कर आएगा? मादा के शरीर में आएगा। ठीक है, शुक्राणु क्या होगा? तो युग्मक स्थानांतरण में याद रखना, नर के शरीर से शुक्राणु, नर के शरीर से शुक्राणु संभोग क्रिया द्वारा, संभोग के क्रिया के दौरान, संभोग क्रिया के दौरान वीर्य के साथ, ठीक है, नर के शरीर से शुक्राणु गलत लिख दिए है ना, शुक्राणु सही से लिख दे, नर के, अब सही है। ठीक है, नर के शरीर से शुक्राणु संभोग क्रिया के दौरान वीर्य के साथ महिला के शरीर में प्रवेश करता है, महिला के शरीर में प्रवेश करता है। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब देखो हमारा नर युग्मक क्या है? मादा के शरीर में आ चुका। नर युग्मक किसके शरीर में आ चुका? तो आपका जवाब है मादा के शरीर में आ चुका। तीसरा स्टेप होगा अंडोत्सर्जन।
अंडोत्सर्जन, ठीक है। शुक्राणु जैसे ही अंदर आता है चिल्लाता है, ए अंडाणु, ए अंडाणु, ए अंडाणु, हम आ गए, तुम कहाँ हो? किसको कहेगा? अंडे को कहेगा, ठीक है। जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश किया, उसका केवल एक लक्ष्य, जैसे आप लोगों का एक लक्ष्य होता है ना कि मैम हमको बायो बढ़िया से पढ़ना है, एकदम चपक के पढ़ना है, हमको 90+ मार्क्स लेकर आना है। वैसे ही जैसे ही शुक्राणु अंदर जाता है महिला के, उसका भी केवल एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? अंडे तक पहुंचना, निषेचन करना और संतान बनाना। समझे? तो देखो, जैसे ही शुक्राणु अंदर गया, हमारा जो अंडा है, ठीक है, एक चीज फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझना, अंड जनन और अंडोत्सर्जन दोनों अलग अलग चीजें। बहुत सारे बच्चे परीक्षा में ये गलती करके चले आते हैं, तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देगा। अंडोत्सर्जन को समझाइए, क्या देगा? मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं इंस्टा पे आपका रील देखकर आया हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है हम रील वाली मैम है और हमको ये सुनने में बिल्कुल शर्म नहीं आता है ना। देखो, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि रील बनाती हैं, क्या पढ़ाती होंगी, कैसा पढ़ाती होंगी। हमने बार बार एक चीज बोला है, क्या बोला है? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी किताब को उसके कवर को देखकर जज मत करना कि उसका कवर खराब है यानी किताब खराब है। ना मेरे दोस्त, ना। एक बार किताब पढ़ो, ठीक है, हो सकता है कवर खराब है लेकिन किताब बहुत ही दिलचस्प हो। वैसे ही हम हमेशा अपने बच्चों, जो भी मेरे वीडियोस देखता हम उन सब से कहते हैं कि आप रील तो देख रहे हो, एक बार मेरी क्लास भी आप करके देखो, अगर पसंद ना आया ना तो हम रील बनाना छोड़ देंगे, है ना। लेकिन हमको पता है कि अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा और वो मेरी क्लास में आएगा तो 110% उस बच्चे को मेरी क्लास पसंद आएगी, वो मेरा सपोर्टर बन जाएगा, वो निधि मैम को सपोर्ट करने लगेगा, वो उनसे प्यार करने लगेगा। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पर आ जाओ, हम कहां पे थे भैया? अरे बैटरी घुमाए, हाँ, हम थे अंडोत्सर्जन और अंडजनन पर। तो ध्यान से समझो, हमने कहा दोनों अलग अलग चीजें। परीक्षा में अधिकतर कंफ्यूज करने के लिए अंडजनन दे देता है और बच्चे अंडोत्सर्जन का डेफिनेशन लिख कर आते हैं, और कई बार अंडोत्सर्जन देता है और बच्चे अंडजनन का परिभाषा लिखकर चले आते हैं। तो दोनों को समझाते हैं। अंडजनन का मतलब होता है अंडे का बनना। अंडजनन का मतलब महिला के अंडाशय में, ध्यान से समझो वरना गड़बड़ हो जाएगा तो मत कहना। देखिए ध्यान से, एक होता है अंडजनन और एक होता है अंडोत्सर्जन। दोनों अलग अलग चीज है। दोनों क्या है मेरे दोस्त? याद रखना, दोनों अलग अलग चीज है। अंडजनन का मतलब होता है अंडाशय में, अंडाशय में अंडे का बनना, अंडाशय में अंडाणु का बनना, इसको कहते हैं अंडजनन। और अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? अंडोत्सर्जन का मतलब, अंडोत्सर्ज बोलो या अंडोत्सर्जन बोलो, इसका मतलब होता है अंडे का बाहर निकलना। समझे? अंडोत्सर्जन का मतलब होता है अंडाणु का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना। ठीक है, कहां पहुंचना? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, इसी को कहते हैं अंडोत्सर्जन। बस ये दोनों समझ गए तो समझो 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। 2 नंबर आपके हुए। किसके हुए? आपके हुए। ठीक है, हाँ जी। क्या बोला हमने? अंडजनन का मतलब है अंडाशय में अंडाणु का बनना। ठीक है, अंडजनन का मतलब क्या है? अंडाशय में अंडाणु का बनना। और अंडोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना। है ना? समझ में आया? बोलो बोलो, सबको समझ में आया? निधि मैम क्या हाल है? बहुत बढ़िया, मस्त, चकाचक, जबरदस्त। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है ना? जी मैम क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक में किसी को भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों याद रखना, अगर कभी किसी दिन मिल गए तुम लोग और हम पूछ लिए और नहीं जवाब दिए, सच्ची बता रहे, कोई डंडा कौन उठाएंगे, दे डंडा बजाई देंगे बढ़िया से। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना?
चलो अभी आगे की तरफ हमने क्या बोला था, देखो सबसे पहले युग्मक बनेगा, फिर युग्मक को एक दूसरे के पास लाया जाएगा, फिर अंडे का उत्सर्जन। ठीक है, अगर महिला का 14वें दिन, देखो हमने कहा था कि हर महिला में 28 दिन का एक चक्र चलता है जिसको आतर्व चक्र कहते हैं। उस 28 दिन के चक्र में 14वें दिन, कौने दिन मेरे दोस्त, 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, जहां वो किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का, जहां वो निषेचन की क्रिया के लिए, ठीक है, जहां वो निषेचन की क्रिया के लिए शुक्राणु का इंतजार करेगा। ठीक है, शुक्राणु का इंतजार करेगा, है ना। देखो अंडा 14वें दिन तो निकलता है, लेकिन इसका जीवन काल 24 से 48 घंटा होता है, यानी 1 से 2 दिन में भैया ये टाई फिश, है ना, गाना है ना, टाई फिश, तो उसी से याद रखना। सिर्फ महिला में जो अंडा बना है वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा जरूर, लेकिन केवल 1 से 2 दिन तक इंतजार करेगा शुक्राणु का। अगर 1 से 2 दिन में शुक्राणु अंदर नहीं आया तो ये दुखी हो जाएगा और दुखी होके टूट जाएगा, है ना। जब तक वो अंडा कहां पे रहता है, फैलोपियन ट्यूब में रहता है, वो इंतजार करता है, वो शुक्राणु को कहता है आजा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। कौन गाता है भैया, अंडाणु गाता है। अंडाणु कितने घंटे तक, 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है, और तब तक वो किसको बुलाता है, शुक्राणु को बुलाता है, कहता है आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, धरती फाड़ कर आओ, ठीक है, चीर के आओ, लेकिन आ जाओ, है ना, वरना हम क्या होंगे, टपक जाएंगे। और अगर अंडाणु टपक गया, यानी अंडाणु नष्ट हो गया, तो महिला के योनि से रक्त के रूप में निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। लेकिन अगर शुक्राणु अंडाणु से मिल गया, 24 से 48 घंटे के बीच में अगर अंडाणु तक शुक्राणु पहुंच गया तो क्या करेगा, निषेचन करेगा। ठीक है, अंडोत्सर्जन के पश्चात क्या होगा, तो आपका जवाब है निषेचन। लिख देंगे निषेचन, और निषेचन का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब है निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का मिलना, है ना। नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। तो यहां पे यही लिख देना है, क्या लिखेंगे, ठीक है। अंडोत्सर्जन के पश्चात क्या होता है, नर युग्मक शुक्राणु, ब्रैकेट में शुक्राणु, नर युग्मक ब्रैकेट में शुक्राणु एवं मादा युग्मक ब्रैकेट में अंडाणु, ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में संलयन कर लेते हैं, आपस में संलयन कर लेते हैं, जिसे निषेचन कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, निषेचन कहा जाता है। अब एक सवाल टोटल 20 करोड़ रुपए का, जो बताएगा ना 20 करोड़ उसका, ठीक है। सवाल आपके सामने है, क्या है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, कौन बता सकता है, ये बताओ जल्दी से। आपके सामने सवाल आ चुका, क्या आ चुका, सवाल आ चुका कि भैया नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है, लेकिन ये होता कहां पर है। एक बच्चा बोल रहा अनमोल फैलोपियन नलिका में, क्यूट गर्ल का भी जवाब आ चुका, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे फैलोपियन ट्यूब, लेकिन ये पूरा जवाब नहीं है, नको, ना, नेवर, नॉट, नो। हमने पूछा कहाँ होता है, यानी फैलोपियन नलिका में कहाँ होता है। फैलोपियन नलिका तो बहुत ना बड़ा है जी, फैलोपियन नलिका ऐसा है, देख रहे हो
फैलोपियन नलिका ऐसा होता है, यानी ये वाला भाग जो गर्भाशय से जुड़ता है इसको स्थमोस कहते हैं। सबसे चौड़ा भाग एम्पुला कहलाता है कीप जैसा भाग कीपक कहलाता है। उंगली नुमा भाग झालर कहलाता है। ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, इस पूरे में नर और मादा युग्मक कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। कूपिका के पास कुंदन, गलत जवाब। ठीक है, और कोई बताओ। स्थमस, बहुत बढ़िया, बहुत गलत जवाब। मन तो कर रहा है कि चुल्लू भर पानी में तुम लोगों को डुबो दे। ठीक है, एम्पुला, बहुत बढ़िया सुम्बुल। ठीक है, एम्पुला इज द करेक्ट आंसर। आपका सवाल का सही जवाब होगा एम्पुला। क्या होगा? एम्पुला। याद रखना, नर और मादा युग्मक का मिलन है ना, नर तथा मादा युग्मक का मिलन, मादा युग्मक का मिलन एम्पुला। एम्पुला को भैया और क्या कहते हैं? कई बार ना एम्पुला की जगह तुम्बिका दे देता है, तो ये नहीं कि लिख कर आ जाए हमारी निधि मैम हमको पढ़ाई में नहीं की है तो हमको नहीं पता, ये मत लिखना, परीक्षा में पढ़ा दिए। एम्पुला को हम तुम्बिका कहते हैं। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक का मिलन एम्पुला में होता है, एम्पुला में होता है, इसीलिए एम्पुला को लवर पॉइंट कहते हैं, यानी वो जगह जहां पे नर और मादा युग्मक मिलते हैं। समझे? ठीक है मैम, सबसे पहले हम जवाब दिए, बहुत बढ़िया लवली। अरे सब जवाब दे रहा है। ठीक है, निधि मैम के स्टूडेंट बब्बर शेर है और लड़कियां बब्बर शेरनियां है, कुल जवाब दे रहे हैं। 20 करोड़ दीजिए मैम। ठीक है, तो हम कब बोले थे जी? हम ऐसा कुछ बोले थे 20 करोड़ देने का? ना ना, है ना, हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया, देखा जाए। अब देखो हमने क्या कहा, ये महिला का मादा जनन तंत्र है। ठीक है, महिला के शरीर में हर महीने 28 दिन का एक चक्र चलता है, जिसको क्या कहते हैं? हम आतर्व चक्र कहते हैं, जिसमें लगभग 3 से लेकर 5 दिन महिला की योनि से रक्त का स्त्राव होता है। उसके बाद 6 से लेकर 13 दिन वापस से अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है। 14वें दिन अंडा अंडाशय से कहाँ आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और 15 से लेकर 28 दिन तक महिला के शरीर में क्या बनेगा? जो परत है उसका निर्माण होगा। परत का मतलब एंडोमेट्रियम परत, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम परत का निर्माण होगा। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना। इस पूरे को आतर्व चक्र कहा जाता है मेरे भाई। आता है कई बार, आतर्व चक्र में कितने फेज होते हैं तो याद रखना, है ना, कितना? 4 फेज होता है। आतर्व फेज, पुटकी अवस्था, ठीक है, इसको कहते हैं आतर्व अवस्था, इसको कहते हैं पुटकी अवस्था, अंडोत्सर्गी अवस्था, इसको कहते हैं लुटियल अवस्था, है ना। ये चारों आपको याद रखना है, ये चारों आपको याद रखना है। चलो आ जाओ, आपका क्लास हमें अच्छा लगता है। भैया अच्छा लगता है तो भैया लाइक करो। लाइक करने में काहे कंजूसी फिर हो रहा है? जिसको जिसको क्लास अच्छा लगता है पहले लाइक करिए। ठीक है, जल्दी से लाइक करो, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। लाइक की संख्या क्योंकि बहुत कम है, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो तनी अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी जुड़ सके। ठीक है, वो लोग भी जुड़ सके, इसके लिए क्या करना है? आपको शेयर भी कर देना है। आ जाओ, अब यहां पर आओ, आ जाओ भैया। हमने क्या क्या बताया? हमने, अरे आ जाओ, यहां थे ना। हाँ, अंडोत्सर्जन हो गया, निषेचन हो गया। जैसे ही निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन का मतलब नर और मादा युग्मक मिले, तो मिलते ही क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्या बोले? नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो लिख दो, लिखेंगे निषेचन के पश्चात, निषेचन के दौरान, निषेचन क्रिया के दौरान, निषेचन क्रिया के दौरान नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयन कर, आपस में संलयन कर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। आपस में संलयन कर एक
द्विगुणित संरचना, द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, निषेचन क्रिया के दौरान नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयन कर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज कहा जाता है ना। युग्मनज हमारा बन चुका। अब यहीं से हमको क्लास स्टार्ट करना है। आज की क्लास में हमको यही तो पढ़ना था कि युग्मनज अब आगे चलकर भ्रूण कैसे बनाएगा। ठीक है, आज के पूरे क्लास में हमको यही पढ़ना है कि युग्मनज आगे चलकर भ्रूण कैसे बनाएगा। नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक अगुणित होता है, दोनों मिल गए क्या बना देंगे, युग्मनज बना देंगे। और युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस मैम क्लियर है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब आगे की तरफ। मैम आप स्कूल में भी पढ़ाती है क्या? ना सुम्बुल ना, स्कूल में ना पढ़ाते बच्चा, है ना। तुम लोग तो हमसे झेले नहीं जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों को हम कैसे झेल पाएंगे जी, छोटी सी जान परेशान नहीं हो जाएगी। ठीक है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। तो भैया स्कूल में ना जाते हम केवल आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलो अब आ जाओ अपने किस्से पर। युग्मनज का निर्माण हो चुका, आइए देखा जाए। युग्मनज की उत्पत्ति, जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। सबसे पहले याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, आपके परीक्षा में एमसीक्यू में देगा, क्या देगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, तो आपका जवाब रहेगा निषेचन कहलाता है। फिर ये कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के बाद बनने वाला एक कोशिकीय संरचना को क्या कहा जाता, युग्मनज कहा जाता। युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, कई बार पूछेगा, युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपका जवाब होगा 46, है ना। देखो ये वाला ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी क्लास में नालायक पड़े हुए हैं। तो हमारे जितने भी नालायक बच्चे हैं, पहले अपने कान में उंगली डालो। ठीक है, पूरा खाली करो अपना कान और ध्यान से अब मेरी बात को घुसाओ। ठीक है, कान में हमारी कुछ बातों को डाल लो। क्या डाल लो? अगर बोलेगा मनुष्य के शरीर में कितना गुणसूत्र, आपका जवाब होगा 46। समझो ध्यान से। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितना गुणसूत्र क्या बोलोगे, तो बोलोगे 46, 46। क्या बोलोगे? 46 बोलोगे, याद रखना है। अब समझो, अगर बोलेगा युग्मक मतलब या तो नर युग्मक दे देगा, नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, या तो मादा युग्मक दे देगा, जिसको क्या कहते हैं, तो आपका जवाब है अंडाणु, है ना। नर युग्मक शुक्राणु में कितने गुणसूत्र, तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे 46। अगर कोई भी बच्चा अगर बोला कि शुक्राणु में 46 गुणसूत्र, यानी वो एक नंबर का गधा है ना, उसको चुल्लू भर पानी में डूबने की जरूरत है, क्योंकि हमने 36 बार बताया, क्या बताया कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र है। लेकिन नर युग्मक या मादा युग्मक की बात होगी तो उसमें 46 नहीं, उसमें 23 होगा। नर युग्मक शुक्राणु में भी 23 होगा और मादा युग्मक में भी 23 होगा, यानी दोनों में 23 पाया जाएगा। दोनों में कितना पाया जाएगा, आपका जवाब 23 गुणसूत्र पाया जाएगा। तभी तो दोनों मिलकर 23 और 23 मिलकर 46 बनाएंगे। ठीक है, तभी तो ये 23 और 23 मिलकर क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम यानी 46 का निर्माण करेंगे, 46 गुणसूत्र बनाएंगे। अब सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको मेरी बात लगभग हमें लग रहा बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है ना। 46 बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे की तरफ बढ़ो। आगे देखा जाए,
लेफ्ट लेफ्ट, आगे आगे, राइट राइट, पीछे पीछे, है ना। ये हमारा अंडाणु गोल गोल, ये हमारा शुक्राणु टेडपोल की तरह, दोनों मिल गए, क्या बना दिए, युग्मनज बना दिए। युग्मनज में कितना, अंडाणु में 23 है भैया, अंडाणु में 23, शुक्राणु में 23, 23 23 मिलेंगे तो बन जाएगा 46, यानी 46। ठीक है, 46, ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। हाँ, एक 24 लिखा है, कौन 24 वाला है, आयुष, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तुम्हारा, ठीक है, छोड़ो, अब हम कुछ नहीं बोलने वाले, है ना। अब समझो, जब हमारा युग्मनज बन जाता है, जब युग्मनज का निर्माण होगा, अब होगी हमारी प्रक्रिया शुरू, जिसका हमें इंतजार था, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, है ना। अब उस घड़ी की बात करते हैं। क्या, युग्मनज तैयार हो चुका, युग्मनज को क्या बनाना है, भ्रूण बनाना है। युग्मनज को क्या बनाना है, तो आपका जवाब होगा भ्रूण का निर्माण करना है। युग्मनज को भ्रूण न बनाना है तो कैसे बनाएगा, युग्मनज में बार बार विभाजन होगा। जैसे ही हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर संतान बनाए, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाए, युग्मनज। अब युग्मनज को आगे चलकर बनाना है भ्रूण। ये कैसे बनाएगा, युग्मनज है अभी एक कोशिका, युग्मनज का मतलब क्या है, बच्चे की एक कोशिका बन गई। जरा बताओ, क्या आप केवल एक कोशिका से मिलकर बने हो, है। हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारी हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है। एक लड़की बार बार मैसेज लिख रही थी कमेंट बॉक्स में, मैडम जी आप बोली कोशिका में 46 होता है, तो अगर एक बच्चा, एक माँ अपने बच्चे को 23 दे दी, दूसरे के बच्चे को 23 दे दी, तो इसका मतलब अब उसके पास कोई गुणसूत्र नहीं है। अरे नालायक, बेवकूफ है। महिला के शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है और हर अंडे में 23 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका, हमारे हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में आधा यानी केवल 23 होता है। सिर्फ इतना चीज याद रखना है, हमारे शरीर में जितनी कोशिका है भैया, हाथ का, कान का, नाक का, मुंह का, भैया जितना भी कोशिका है सब में 46 गुणसूत्र। लेकिन जो महिला के शरीर में अंडाणु और पुरुष के शरीर में शुक्राणु बन रहा, उसमें 23 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 23 गुणसूत्र पाया जाता है। समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा। अब समझो, हमारे बच्चे की एक कोशिका बन गई, लेकिन आपको पता है बच्चे में तो बहुत सारी कोशिका है। अब एक से बहुत सारी कोशिका कैसे बनेगा, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका कैसे बनेगा, तो वो बनेगा कोशिका विभाजन के द्वारा। क्या, कोशिका विभाजन के द्वारा। इसको समझने के लिए कभी गुड़ खाए हो, गुड़, गुड़ घर पे खाए हो कि नहीं, जो भेली जिसको कहा जाता है, हमारे गौवा में गुड़ कहा जाता है, कई जगहों पर भेली कहा जाता है, जो ऊख के गन्ने का बनता है, मतलब गन्ने के रस का बनता है, उसकी बात कर रहे। अगर आपको हम इतना बड़ा धोखा दे दिए गुड़ का, मान लो, सपोज करो, सोचो, वैसे तो मैथ वालों का काम होता है मानना कि मान लिए तुम मेरी हो, लेकिन आज बायो में भी मान लिया जाए। ठीक है, बायो में मान लो ये हमारा गुड़ का भेली है, ठीक है, गुड़ है, गुड़। अब इसमें एक गुड़ से हमको 5 लोगों को खिलाना है, कलुआ को खिलाना है, मलुआ को खिलाना है, झलुआ को खिलाना है, ढलुआ को खिलाना है, भलुआ को खिलाना है। मान लो ये 5 लड़का को हमको एक गुड़ से खिलाना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, आप लोगे हथौड़ा और उसको ठोक ठोक के तोड़ दोगे, और तोड़ करके 5 टुकड़ा बना दोगे। कितना टुकड़ा, 5 टुकड़ा बना दोगे। कहोगे एगो तुम ले लो, एगो तुम ले लो, एगो तुम ले लो, अरे अरे तुम भी ले लो और तुम भी ले लो, ऐसे 5 को बांट दोगे। वैसे ही बच्चे की एक कोशिका बन गई, इस एक कोशिका से हमको बहुत सारा कोशिका बनाना है, तो क्या करना होगा, इस भेली के साथ क्या किए थे, खुमचे थे, तोड़े थे, थूरे थे, वैसे ही युग्मनज को भी खुमचेंगे, तोड़ेंगे, थूरेंगे और ढेर सारा कोशिका बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे, ढेर सारा कोशिका बनाएंगे, तो युग्मनज में बार बार विभाजन होगा। क्या होगा, बार बार कोशिका विभाजन होगा, और उस कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। ठीक है, उस कोशिका विभाजन को विदलन कहते हैं। सवाल, कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो आपका जवाब होगा
समसूत्री। समसूत्री विभाजन पढ़ाए थे। विभाजन का मतलब होता है बांटना। बांटेंगे दो तरह से, एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब समान। अगर हमारे पास 2 रुपया है तो हम तुमको 2 रुपया देंगे, है ना। हमारे पास 2 रुपया, हम तुमको भी 2 रुपया दे दिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समसूत्री विभाजन हुआ। और एक होता है अर्ध सूत्री विभाजन। एक क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसका मतलब है मेरे पास जितना है ना उसका आधा हम तुमको देंगे, ठीक है, उसका आधा हम तुमको देंगे। इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। यानी सवाल समझो, युग्मनज हमारा बन चुका। युग्मनज अपने अंदर बार बार तेजी से लगातार विभाजन करेगा। कौन सा? समसूत्री विभाजन। और उसको विदलन कहते हैं। क्या कहा जाता? विदलन कहा जाता है, जिससे बच्चे की बाकी कोशिकाओं का निर्माण होगा। देखो ध्यान से, युग्मनज लगातार विभाजित होता है, ठीक है। सबसे पहले 2 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, फिर 16 कोशिका का निर्माण करेगा। और याद रखना, यह प्रक्रिया माइटोटिक विभाजन यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जब बच्चे के शरीर में, याद रखना, जब बच्चे के शरीर में 16 कोशिका बन जाता है, जब बच्चे के शरीर में 16 कोशिका बन जाता है तो उस अवस्था को मोरूला अवस्था कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं अंगूर के गुच्छे जैसी दिखाई देती हैं। किसकी तरह? अंगूर के गुच्छे की तरह। और ये कब बनता है? ये निषेचन के लगभग 3 दिन बाद बनता है। निषेचन के लगभग 3 दिन बाद बनता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, कहे कि भैया नालायक हमको मिले। चलो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। निधि मैम वापस से बताएंगी। क्या बताएंगी? हमने कहा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, मिल करके एक द्विगुणित संरचना बनाएगा, जिसको युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करेगा, ठीक है। समसूत्री विभाजन से 2 कोशिका बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनेगा। जैसे ही 16 कोशिका बनती है उस अवस्था को, ठीक है, जब बच्चे की 16 कोशिका बनती है तो इसे मोरूला अवस्था कहते हैं। मोरूला अवस्था, ठीक है, मोरूला अवस्था, मोरूला अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये कब बनता है? निषेचन के 3 दिन बाद, ठीक है। जिस दिन नर और मादा युग्मक मिले, ठीक है, नर और मादा युग्मक मिले, पहले दिन मान लो 2 कोशिका बना, दूसरे दिन 4 से 8 कोशिका बना, और तीसरे दिन बनता है 16 कोशिका, ठीक है। कौन से दिन? तीसरे दिन, याद रखिएगा, तीसरे दिन बनता है 16 कोशिका, जिसको मोरूला अवस्था कहते हैं। अब समझो, बच्चे की 16 कोशिका बन चुकी, कौने दिन बना? तीसरे दिन बना। अब ये 16 कोशिका कहां पहुंचेगा? मां के गर्भ में पहुंचेगा। कहां पहुंच जाएगा? मां के गर्भ में पहुंच जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो हमने कहा निषेचन की प्रक्रिया यहां एम्पुला में होता है, ठीक है। यहां पर नर और मादा युग्मक मिले, ठीक है। पहले यहां पर बना 1 कोशिका, फिर बना आपका 2 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर 8, ठीक है। इस तरह से ये मान लो वो है गर्भाशय। यहां बन गया 16। जैसे ही 16 कोशिका बना, अब ये कहां लुढ़क जाएगा? ये आ जाएगा मां के गर्भ में, ठीक है। 3 दिन तक जो बच्चा है वो तो भैया फैलोपियन ट्यूब में अटका है, ठीक है। 5वें से 7वें दिन, लगभग 5वें से 7वें दिन बच्चा कहां आ जाता है? गर्भ में आ जाता है। कहां आ जाएगा? गर्भ में आ जाएगा। और गर्भ में भ्रूण का आना, गर्भ में भ्रूण का आना, इसको इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण कहते हैं। तो दिमाग में डालिए, प्रत्यारोपण का मतलब क्या है? प्रत्यारोपण का मतलब होता है बच्चे का गर्भ में आना, ठीक है। बच्चे का यानी बच्चा मतलब भ्रूण, भ्रूण का फैलोपियन नलिका से गर्भ में आना, इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण। क्या कहते हैं? प्रत्यारोपण कहते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। और एक बात बोलेंगे, आजकल देख लो न्यूज में आपका
पहले अभी कुछ महीनों पहले तक ड्रम वाला किस्सा बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। लोग बस कंटेंट निकाल रहे, लोग इसके बारे में रील बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे, सिर्फ कंटेंट के लिए, ठीक है। तो उस पर हम एक लाइन बोलेंगे क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है कि आजकल की बेटियों को देखकर एक मन में लाइन आ रहा कि बहुत बचा चुके फूल अब टहनियों को बचा लो, बहुत बचा चुके फूल अब टहनियों को बचा लो, बेटियां तो बहुत बच गई अब बेटों को बचा लो, ठीक है। झूठी मुस्कान और बेवफा सोनम को देखकर, ऐसी बेटियों को देखकर अब हर लोग के, जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, उनके दिल से ये आवाज निकल रहा है कि अरे यार, कल तक हम इन बेटियों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किए और आज ये बेटियां क्या करने लगी हैं, ठीक है। अब बेटे सुरक्षित नहीं रहे हैं। और तुम लोगों, जितने भी लड़के हैं ना, तुम लोग जो बहुत लिखते हो ना, मैम हमको शादी करना है, हमको शादी करना है, जो मार तुम लोग छछरा रहे हो, तड़प रहे हो, भैया एगो बात बता देते हैं, ठीक है। एज अ बहन, आपकी बड़ी बहन होने के नाते बता रहे, अब जब शादी करने जाना ना, लड़का लड़की, जब लड़का जाएगा लड़की को देखने, तो दो चीज उससे पूछ लेना, क्या क्या चीज। अब ये मत पूछना तुमको खाना बनाने आता है कि नहीं आता है, सीधे पहले पूछना, बहन अगर तुम्हारा कौनो चक्कर चल रहा है, कौनो किसी से रिश्ता वास्ता है तो हमको बताओ, हम जा करके अपने घर वालों से कह देंगे हमको लड़की पसंद नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन चक्कर वक्कर लेकर हमारे घर मत आना, ठीक है। अब तो यही चीज आप लोगों के मन में होना चाहिए। अब आपको ये नहीं पूछना तुमको खाना बनाने आता है कि नहीं, अब सीधा पहला सवाल जैसे ही मिलो यही पूछ लो, बहन तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर है तो हमको बता दो, हम दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। महिलाएं इतना दर्द सह रही हैं, संतान उत्पन्न कर रही हैं, और एक ऐसी भी महिलाएं जो ये सब कांड कर रही हैं। तो अभी इन महिलाओं के बारे में जानेंगे। महिला के फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु अंडाणु मिल गए, ठीक है, युग्मनज बन गया। युग्मनज बच्चे की पहली कोशिका है, वो 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, ऐसी कोशिका का निर्माण करेगा एक विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन द्वारा। इस प्रक्रिया को विदलन कहते हैं, ठीक है। जब बच्चे की 16 कोशिका बनती है तो उस अवस्था को मोरुला अवस्था कहा जाता है। जैसे ही बच्चा का 16 कोशिका बनता है वो गर्भाशय में आएगा, और गर्भाशय में जब बच्चा आता है तो उस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहते हैं। क्या कहा जाता? उस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहा जाता है। ये भी अपने मन में डाल देना। क्या डाल देना? जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो वो किस अवस्था में होता है? आपका जवाब होगा ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, ठीक है। किस अवस्था में? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में। चलो अब इसको भी पढ़ लिया जाए। अब भैया देखा जाए ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहा गया, ये रहा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। मोरुला के अंततः एक तरल से भरी हुई गुहा बनने लगती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटेंगे। मतलब क्या है समझो, एक बार समझो। बच्चे की 16 कोशिका बन गई। ये 16 कोशिका कैसा होता है? अंगूर का गुच्छा देखे हो ना, एकदम अंगूर के गुच्छे की तरह 16 कोशिका होगी। ये पहुंच जाएगा मां के गर्भ में। जैसे ही मां के गर्भ में पहुंचा, इसकी जो 16 कोशिका थी ना, ये 2 भागों में बट जाएंगी। कुछ कोशिका दीवारों पर इस तरह से चिपक जाती हैं, और कुछ कोशिका बीच में इस तरह से गुच्छे के रूप में ऐसे इस तरह से हो जाएंगी, है ना। और इस अवस्था को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ये अवस्था क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। इसमें 2 तरह की कोशिकाएं बन जाती हैं। पहला होता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, रुक जाओ यहाँ पे लिख दे, कहा गया, हाँ ये रहा, ठीक है। ये हमारा जो हमारा क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाता है, उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इनर सेल मास जो आगे चलकर भ्रूण बनाता है, क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। समझो, ये जो दीवारों वाली कोशिका है ना, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर अपरा भैया एक नली है, ठीक है। अपरा क्या होता है? नली होता है। ये नली माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करता है। माँ और बच्चे को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको
आपको याद रखना, हमने कहा नर और मादा युग्मक मिले, युग्मनज बना, युग्मनज अपने अंदर बार बार विभाजन करके 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका, 16 कोशिका बनाया। जब इसकी 16 कोशिका बनी तो इस अवस्था को मोरूला अवस्था कहते हैं। जैसे ही बच्चे का 16 कोशिका बन जाता है वो गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय में आते ही ये क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं दीवारों पर जुड़ जाती हैं, दीवारों से सट जाती हैं, और कुछ कोशिका अंदर गुच्छे जैसी संरचना बना लेती हैं। जो दीवार वाली कोशिका है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो गुच्छे वाली कोशिका है इसे इनर मास सेल कहते हैं, इनर मास सेल कहते हैं। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट अपरा का निर्माण करता है। अपरा एक नली होता है। कभी अगर आपने आज तक अगर कभी भी किसी भी डिलीवरी का वीडियो देखा हो, कोई बच्चा अगर पैदा हुआ हो और आपने कभी देखा हो, तो सोचो जरा, ठीक है, ध्यान से, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक पतला सा काले रंग का नली होता है जो माँ और बच्चे को आपस में जोड़ता है। कभी देखे हो? कभी भी कोई भी बच्चा जो अभी पैदा हुआ उसको अगर आप लोग देखे हो, डिलीवरी के टाइम का कोई वीडियो देखे हो या डिलीवरी होते हुए किसी का देखे हो, तो आपको मिलेगा कि माँ और बच्चे को जोड़ने वाला दोनों के बीच में एक काला कलर का नलिका होता है। उस नली को ही हम अपरा कहते हैं। ठीक है, जितने भी सजीव हैं, बार बार चिल्ला कर बोले कि धरती पर जितना भी जीव जीवित है, हर वो जंतु जो जीवित है वो सांस लेगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए? जीने के लिए। तो भैया जो बच्चा माँ के पेट में है उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या माँ का पेट फाड़ करके उन नाक से सांस लेकर फिर अंदर ढुक जाता है? आपका जवाब होगा नको, ना, नेवर, नो, नॉट। ठीक है, बच्चा जो माँ के पेट में रहता है, माँ के पेट में नहीं, माँ के गर्भ में। ठीक है, आप लोग अपने दिमाग में डाल लेना, बच्चा पेट में नहीं रहता, बच्चा कहाँ रहता है? माँ के गर्भ में रहता है। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वो सांस कैसे लेता होगा? तो वो सांस लेता है अपरा के द्वारा। ये अपरा एक काले रंग की नलिका होती है जो बच्चे और माँ को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस नलिका के द्वारा ही माँ के शरीर से ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचता है। मां जो भी खाती है उसका जो पोषक पदार्थ होता है ना, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वो सब किस तक? बच्चे तक पहुंचता है इस नलिका के द्वारा। समझ में आया? और सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। आप बताओ, जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जब सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वैसे ही जब बच्चा सांस लिया तो नलिका क्या किया? उसको ऑक्सीजन दे दिया। जब बच्चा सांस छोड़ेगा तो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो उसी नलिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी अपरा का काम ऑक्सीजन बच्चे को देना है और बच्चे के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। समझ में आया? और क्या काम करता है? अपरा मां के शरीर से पोषक पदार्थ बच्चे को देगा, और बच्चे के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ, गंदा पदार्थ होगा, ठीक है, उनको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो ये दोनों काम कौन करता है? अपरा करता है। कौन करता है? अपरा करता है। अपरा को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आओ आगे बढ़ा जाए। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बन चुका। ब्लास्टोसिस्ट देखो भैया ऐसा होगा, जो 16 कोशिका है ना, उनमें से कुछ कोशिका दीवारों पे चली जाएगी जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। कुछ कोशिका बीच में क्या होगी? गुच्छे की तरह बन जाएगी जिसको इनर सेल मास कहते हैं। और ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे कौनो कोशिका नहीं है ना, इसको कोरक गुहा कहते हैं। इस खाली जगह को कोरक गुहा कहते हैं। और इन सब को, जिसमें ये सारा चीज होता है, उसको कोरक पुटी या अंग्रेजी में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो बोलो, समझ में आया? जब बच्चे में 16 कोशिका होगा तो क्या कहेंगे? मोरूला अवस्था। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में आ जाएगा, जब भ्रूण गर्भ में आ जाएगा तो क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ऊपर की कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, गुच्छों वाली कोशिकाओं को इनर मास सेल, और जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं कोरक गुहा। कोरक गुहा, ये इतना चीज याद रखना है।
ठीक है, इतना चीज याद रखना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब समझो, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर, ठीक है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट कहां पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है, मां के गर्भ में पहुंचता है। आपको याद है हमने कहा था गर्भ में 3 परत होता है। महिला के गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है। कितना परत? 3 परत पाया जाता है। सबसे बाहरी परत, बाहर वाले को कहते हैं पेरीमेट्रियम, यानी परिगर्भाशय। बाहर वाले को कहते हैं पेरीमेट्रियम, अंदर वाले बीच वाले को कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली परत को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या हमने कहा जब भैया हमारा भ्रूण कहां पहुंचेगा? मां के गर्भ में पहुंचेगा। ठीक है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, याद रखना, मोरूला 16 कोशिका के बाद बच्चा कहां आ जाता है? गर्भ में भ्रूण के आते ही उसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही गर्भ में पहुंचता है, वो किस में, जो खून का बना हुआ परत है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, वो उसमें धंसने लगता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर उसकी आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में लगभग 6 से 7 दिनों में प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी उसमें चिपक जाता है, और यहीं से भ्रूण का वास्तविक विकास शुरू होगा। ठीक है, और यहीं से बच्चे का जो कहा जाएगा ना भ्रूण, उसका वास्तविक विकास यहीं से शुरू होता है। क्या? यहीं से शुरू होता है। तो क्या क्या चीजें हमने बोला? हमने कहा सबसे पहले नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनेगा। फिर दोनों युग्मकों को एक दूसरे के पास लाएंगे। ठीक है, जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो वो निषेचन करेंगे। निषेचन के बाद वो युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन से वो 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका और 16 कोशिका बनाएगा। जब बच्चे की 16 कोशिका बनती है तो उसे मोरूला अवस्था कहते हैं। ठीक है, मोरूला अवस्था के पश्चात भ्रूण में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आता है, जिसमें कुछ कोशिकाएं दीवारों की तरफ, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, कुछ कोशिका बीच में गुच्छा की तरफ पाई जाती हैं, जिन्हें इनर मास सेल कहते हैं, और बीच में खाली जगह पाया जाता है, जिसे कोरक गुहा कहा जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भ में 6 से 7वें दिन, ठीक है, निषेचन के 6ठे से 7वें दिन हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय में पहुंच जाएगा, और पहुंच करके जो महिला का खून का बना हुआ परत, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो उससे चिपकना शुरू कर देगा, उससे जुड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखो, यहीं से भ्रूण का वास्तविक विकास शुरू होगा। यहीं से ये पूरा प्रक्रिया याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पहले ओव्यूलेशन, यानी अंडा बाहर निकलेगा और निकलकर कहां पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। एम्पुला में पहुंचकर वो किसके साथ? शुक्राणु के साथ निषेचन करेगा, और निषेचन करके बनाएगा युग्मनज। युग्मनज में पहले दिन 1 कोशिका, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका का निर्माण होता है। जब 16 कोशिका बना तो इसको कहते हैं मोरूला अवस्था। मोरूला अवस्था के बाद बच्चा कहां आ जाएगा? मां के गर्भ में आ जाएगा, जिसमें किनारों की तरफ की कोशिका को ट्रोफोब्लास्ट, गुच्छे वाली कोशिका को इनर मास सेल, और बीच में जो खाली जगह है हम उसको क्या कहते हैं? कोरक गुहा कहते हैं। 6ठे से 7वें दिन हमारा जो कोरक पुटी बना, यानी ब्लास्टोसिस्ट बना, वो महिला के एंडोमेट्रियम परत में धंस जाएगा, चिपक जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, चिपकने के पश्चात भ्रूण का विकास, यानी भ्रूण, अब तो भ्रूण बन चुका, बच्चे का भ्रूण बन चुका, 16 कोशिका बन चुका, 32 कोशिका बन चुका। लेकिन हमारे में केवल कोशिका नहीं ना है, हमारे में आंख है, हमारे में नाक है, हमारे में कान है, हमारे में मुंह है, हाथ है, बाल है, नाखून है, हड्डी है, पसली है, भैया मांस है, इतना सब चीज है। ये सब कैसे बना? अभी तो केवल बच्चे की 16 कोशिका बनी, 32 कोशिका बनी, आंख, नाक, कान, मुंह, ये कैसे बना? तो देखो, ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं, ये जो था ना, याद है ब्लास्टोसिस्ट में क्या बोला हमने कहा कुछ कोशिकाएं दीवारों पर होती हैं, जिनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ कोशिका बीच में गुच्छे की तरह होती हैं, जिनको इनर मास सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर मास सेल। अब देखो, यही इनर मास सेल आगे चलकर
तीन परत बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? तीन परत। एक परत का नाम है एक्टोडर्म, दूसरे का नाम है मेसोडर्म, तीसरे का नाम है एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होता है वो बच्चे का तंत्रिका तंत्र, नसें और त्वचा का निर्माण करेगा। ठीक है, मेसोडर्म हड्डी बनाएगा, मांसपेशियां बनाएगा, हृदय बनाएगा, रक्त बनाएगा। ठीक है, और जो एंडोडर्म होता है वो आंत बनाएगा, यकृत बनाएगा, फेफड़ा बनाएगा। तो ऐसे ये सारे मिलकर क्या करेंगे? अंगों का निर्माण करेंगे। और जब बच्चे के अंगों का निर्माण होता है तो इस अवस्था को गैस्ट्रूला अवस्था कहते हैं। क्या कहा जाता है? इस अवस्था को गैस्ट्रूला अवस्था कहा जाता है। ठीक है, बोलो बोलो, सभी को यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से बताइए। जी मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, यहां तक आपको हर बात मेरी समझ में आ गई कि सबसे पहले युग्मनज बनेगा, फिर 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 से 16 कोशिका, जिसको मोरुला अवस्था कहते हैं। फिर मोरुला अवस्था कहां पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा गर्भाशय में, जहां पर वो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करेगा। ब्लास्टोसिस्ट आगे चलकर 3 परत का निर्माण करेगी, जिसे गैस्ट्रूला अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे के पूरे शरीर का निर्माण होता है। जब बच्चे का पूरा शरीर बन जाएगा, ठीक है, जब बच्चे का पूरा शरीर बन जाएगा तब होता है प्रसव की क्रिया। ठीक है, जब भ्रूण से भ्रूणी अंगों का विकास हो जाएगा तो क्या होगा? उसका आगे चलकर प्रसव। प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब मां के शरीर से बच्चे का निकलना, मां के गर्भ से बच्चे का बाहर निकलना, इसी को प्रसव कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल आपके मन में आना चाहिए कि मैम पूरे बच्चे में सबसे पहले क्या बनता है? बच्चे के शरीर में सबसे पहले क्या बनता है? तो हृदय। ठीक है, 1.5 महीने में, लगभग आपके 1.5वें महीने में बच्चे के हृदय का निर्माण शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हृदय बनता है। ये सबको याद रखना है, ये सारे बच्चों को याद रखना है। ठीक है, और भैया आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देख लो हमारा, ठीक है, यही आपको याद रखना है। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, जिसमें भैया ये वाली कोशिका ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? अपरा बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो एक नली बनाता है, जिसको हम अपरा कहते हैं। ठीक है, ये अपरा मां और बच्चे को जोड़ने का काम करेगा। जबकि इसकी गुच्छों वाली कोशिका, इसको हम कहते हैं क्या? इनर सेल मास। इनर सेल मास। और यही इनर सेल कोशिका 3 परत बनाएगा। कितना परत? 3 परत बनाएगा। वो 3 परत कौन कौन सा होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3 परत बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 परत का निर्माण करेगा, एक्टो, मीसो और एंडोडर्म का, है ना, ये आपको याद रखना है। ये सभी को याद है। 9वें सप्ताह के भ्रूण को भ्रूण कहा जाता है। 9 सप्ताह बाद, यानी 9 7 कितना होता है? कौन बताएगा? 63। ठीक है, तो 63वें दिन अब हम बच्चे को क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। इसमें अब सभी अंग उपस्थित होंगे, लेकिन पूर्ण विकसित, अभी पूरी तरह से नहीं बना है। देखो हमारा भ्रूण तो बन गया, ठीक है, भ्रूण से एक बच्चे का बनना, शिशु का बनना, भ्रूण से शिशु के बनने में समय लगेगा। लगभग 9 महीने लगता है भैया बच्चे के पूरे शरीर का निर्माण होने में। ठीक है, तो यही चीज याद रखना है। सबसे पहले तो दिल बन गया, है ना, ये देखो यहां पर 4 से 8वें सप्ताह के बीच में हृदय का धड़कना शुरू हो जाएगा। हाथ, पैर, आंख, नाक आदि आकार में बनने लगते हैं। यकृत और फेफड़ा बनना शुरू हो जाएगा और इस समय बच्चा लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन फिर कब? 9वें सप्ताह पर भ्रूण को हम भ्रूण कहेंगे। ठीक है, अब इसके सभी अंग बन तो चुके होंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, इसमें अगले महीने में अंगों का विकास, हड्डियों की मजबूती, मस्तिष्क का विकास आदि होता है। ठीक है, पहला मंथ है ये, तीसरे मंथ में बच्चा बनेगा। ठीक है, छठे मंथ में उसके अंगों का निर्माण और 9वें महीने में बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है बाहर निकलने के लिए। किसके लिए? बाहर निकलने के लिए। और जब बच्चा पूरी तरह, यानी लगभग 2 से 80 दिन, ठीक है, लगभग 280 दिन या महीनों में 9 महीने के पश्चात बच्चा मां के योनि से बाहर निकल जाता है, जिसको प्रसव यानी डिलीवरी कहते हैं, जिसे प्रसव यानी डिलीवरी कहा जाता है। अब 9 महीने का समय उसको देखते हो, पहले यहां पे समझ लो भैया क्या क्या चीज बना। सबसे पहले तो हमारा युग्मनज बना, फिर युग्मनज 2 कोशिका बनाया,
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 कोशिका वाली अवस्था को मोरूला अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये मोरूला अवस्था आगे चलकर क्या बनाएगी? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ठीक है, ब्लास्टूला अवस्था जिसको कहते हैं, ब्लास्टूला अवस्था। ब्लास्टूला अवस्था के बाद क्या बनेगा? गैस्ट्रूला अवस्था, गैस्ट्रूला अवस्था। और गैस्ट्रूला अवस्था के बाद अंगों का निर्माण होगा। ठीक है, अंगों का निर्माण, जब अंग पूरी तरह से बन जाएंगे तब हो जाता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब प्रसव, यानी बच्चा 9वें महीने। कौन से महीने? 9 महीने। दिन में अगर बात करें तो 280 दिन, कई बार परीक्षा में आया है। ठीक है, सारे बच्चों को 9 महीना पता होता है, सबको पता है कि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, लेकिन दिन में किसी को नहीं पता कि कितने दिन रहता है। तो आपको याद रखना है 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, ये सबको याद रखना है, ये सारे लोगों को याद रखना है। पहले दिन शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे जिसको निषेचन कहेंगे। फिर दूसरे से लेकर तीसरे दिन में क्या होगा? उसमें एक विशेष प्रकार का विभाजन शुरू हो जाता है। क्या होगा? उसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है जिसे विदलन कहा जाता है, जिसे विदलन कहते हैं। ठीक है, अब देखो याद रखना, दूसरे से तीसरे दिन क्या हो गया? मोरूला बन गया। चौथे से 5वें दिन क्या होगा? बच्चे की गुहा बन जाएगी जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसके बाद बच्चा क्या होगा? माँ के गर्भ में आ जाएगा। गर्भ में आने के बाद उसमें 3 परत का निर्माण होगा। 3 परत मतलब एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों परत बनेंगे। फिर ये तीनों परत मिलकर के पूरे अंगों का निर्माण करेंगी। अंगों के निर्माण के पश्चात क्या होगा? भ्रूण का विकास शुरू होगा। और जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो 9 महीने के पश्चात बच्चा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 9 महीने के पश्चात बच्चा क्या होगा? मां के शरीर से बाहर निकल जाएगा। यही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले युग्मनज बनेगा। युग्मनज के पश्चात हमारा क्या बनेगा? कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, युग्मनज के पश्चात बच्चे की कोशिकाएं बनेंगी। बच्चे की कोशिका में जब 8 से 16 कोशिका, 16 से 32, ठीक है, 16 से 32 कोशिका बना तो इसको हम मोरूला, 16 कोशिका ही कहते हैं। ठीक है, जब बच्चे की 16 कोशिका बन गई तो इसको मोरूला कहेंगे। 16 के बाद जब 32 कोशिका बना तो इसको ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहते हैं, ब्लास्टूला अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था। इसके बाद बच्चे के शरीर में 3 परत बनता है जिसको गैस्ट्रूला अवस्था कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टूला अवस्था के बाद बच्चा मां के गर्भ में रोपित होगा जिसको प्रत्यारोपण कहते हैं। प्रत्यारोपण के पश्चात बच्चे में गैस्ट्रूला अवस्था शुरू होगा। ठीक है, गैस्ट्रूला अवस्था के पश्चात अंगों का निर्माण शुरू होगा। अंगों का निर्माण, और जब अंगों का पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा तो प्रसव की क्रिया ने डिलीवरी होगा। सबसे पहले नर और मादा युग्मक मिले, युग्मनज बनाए। युग्मनज अभी पहली, युग्मनज का मतलब बच्चे की एक कोशिका बन गई। ये कोशिका अपने अंदर बार बार विभाजन करके 16 कोशिका बनाएगी जिसको मोरूला अवस्था कहते हैं। ये 16 कोशिका आगे चलकर ब्लास्टूला अवस्था बनाएगा। जैसे ही बच्चे में ब्लास्टूला अवस्था बना, जैसे ही माँ के गर्भ में ब्लास्टूला अवस्था बना, बच्चा माँ के गर्भ में रोपित हो जाएगा जिसको प्रत्यारोपण कहते हैं। गर्भ में रोपित होने के पश्चात उसमें गैस्ट्रूला अवस्था बनेगा। गैस्ट्रूला का मतलब बच्चे में 3 परत, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होगा। जब तीनों परत बन जाएंगे तो अंगों का निर्माण वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तीनों मिलकर अंगों का निर्माण शुरू कर देंगे। और जब अंग पूरी तरह से बन जाएगा तो बच्चे का हो जाएगा डिलीवरी, यानी बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्लास आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। आई होप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है सबको? हाँ भैया, मैं तो थक गई। अगर नहीं समझ में आया ना तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कि तुम लोग पत्थर और पत्थर जितना भी सर फोड़ ले हमारा खून निकल जाएगा, तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। जिसको समझ में आ गया वो तो धन्य है, जिसको नहीं समझ में आया वो महाधन्य है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जिसको नहीं समझ में आया वापस से वीडियो देख लेना। क्लासेस पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और प्यारा प्यारा सा कमेंट, पसंद आया है तो लिख भी देना। ठीक है, अगर क्लासेस अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में उतर जाओ, प्यारा प्यारा कमेंट लिखो। हर बच्चे का हम कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। और कल
मिलेंगे फिर आपसे इसी टाइम पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की क्लासेस में जुड़े रहिए, ठीक है? ओके देन, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है? दुआओं में याद रखना, कल वापस मिलेंगे और अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए, ठीक है? प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, हमको जल्दी से जल्दी 1000 बच्चे लाइव लाने इस क्लास पर, ठीक है? तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाओ, उनको कहो कि वो लोग क्लासेस ज्वाइन करें, है ना? मेरे लिए कम से कम इतना करिए कि उनको कहिए वो क्लासेस ज्वाइन करे जल्दी से जल्दी, ठीक है? ठीक है, बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, टेक केयर।